बीबीसी दुनिया में आज देखिए, क्या सीरिया पर फिर मंडरा रहा है गृह युद्ध का खतरा। सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों और सरकारी बलों के बीच हिंसा में मारे गए 1000 से ज्यादा लोग। अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने दिए जांच के आदेश और लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं प्रेरणा। आखिर कैसे और क्यों शुरू हुआ सीरिया में यह हिंसा का दौर, दिखाएंगे कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फिर जताई शांति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता। कहा, जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन चाहता था शांति। कल सऊदी अरब में होने वाली है रूस जंग में शांति समझौते को लेकर अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत। गजा में मानवीय मदद रोकने के बाद इसराइल ने काटी गजा की बिजली सप्लाई। इसराइल के मुताबिक हमास पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि रिहा करे बाकी बचे बंधक। जर्मनी ने कहा, मदद रोकने से गजा में उठ खड़ा होगा मानवीय संकट। आज से चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर लगाए जवाबी टैरिफ। 20 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के उत्पादों पर पड़ेगा असर। चीन ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी निर्यात पर 2 गुना किया था टैक्स, जिसके जवाब में उठाया गया है कदम। सीरिया में सरकारी सुरक्षा बलों के हाथों सैकड़ों आम लोगों के मारे जाने के बाद सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने अब कहा है कि वो तटीय प्रांत लताकिया और टार्टूस में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन को खत्म कर रहा है। सीरिया में आम नागरिकों की हत्या के बाद अमेरिका और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक की मांग की है। ब्रिटेन की एक ह्यूमन राइट्स संस्था का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद का गढ़ माना जाने वाला लताकिया, जाबलेह और बानियास में 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद भी अलावी समुदाय से आते हैं। अलावी समुदाय के लोग शिया होते हैं और सुन्नी बहुल सीरिया में 10% आबादी अलावी समुदाय की है। लताकिया के आसपास के तटीय इलाके अलावी समुदाय का गढ़ माने जाते हैं। असद की सेना के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल ने सीरिया की सरकार के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया है। और सीरिया की अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने एकजुटता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि एक स्वतंत्र कमेटी इन हत्याओं की जांच करेगी। देखिए सीरिया से बीबीसी संवाददाता लीना संजाब की रिपोर्ट। सीरियाई शहर लताकिया से करीब 32 किलोमीटर दूर जबलेह में गोलियां चल रही हैं। यहां अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के लोग रहते हैं जो पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थक हैं, जिनका शासन पिछले साल दिसंबर में खत्म हो गया था। गुरुवार को असद के समर्थकों ने सरकारी बलों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ये हिंसा शुरू हुई। फिर सरकार के समर्थक वहां पहुंचे और माना जा रहा है कि ये तस्वीरें अलावियों के साथ उनकी लड़ाई की हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस हिंसा में अलावी समुदाय के 1000 लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इन हत्याओं के बाद राजधानी दमिश्क समेत पूरे देश में गुस्सा है। लोग यहाँ हिंसा और हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो नारे लगा रहे हैं और अलावी समुदाय और पीड़ितों के साथ साथ सरकार को भी अपना समर्थन दिखा रहे हैं। वो आरोपियों को सजा, पीड़ितों को न्याय और देश में किसी भी तरह की हिंसा को रोकने की मांग कर रहे हैं। हम यहाँ शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम देश में हो रही नागरिकों की और पुलिस बलों की हत्या के खिलाफ हैं। कुछ प्रदर्शनकारी बदला लेने की बात कर रहे हैं। तनाव ना हो इसलिए पुलिस प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए हवा में फायरिंग कर रही है। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने रविवार सुबह नमाज के दौरान लोगों से एकजुट रहने की अपील की और शाम में उन्होंने हत्याओं की जांच करवाने की घोषणा की। बीबीसी संवाददाता लीना सिंजाब की रिपोर्ट। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर सीरिया की सरकार ने हालात को जल्द नहीं संभाला तो खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। हमने 2003 के बाद इराक में ये देखा, हमने लीबिया में देखा। असद के वफादार लताकिया के आसपास के इलाकों में भाग कर आ गए और अगर सीरियाई सरकार हालात पर काबू नहीं कर पाई तो इससे अमेरिका समेत उसके अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों को सीरिया से दूरियां बनाने का एक मौका मिल जाएगा, जो बहुत तेजी से सीरिया के पतन की वजह बन सकता है।
अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उन्हें लगता है कि यूक्रेन सीज फायर को लेकर अब आगे बढ़ने को तैयार है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच मंगलवार से सऊदी अरब में बातचीत होने वाली है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए रियाद पहुंचे हैं। हालांकि वो इस शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लेंगे। इस सब के बीच यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता थॉमस मैकगिल की रिपोर्ट। बेपरवाह रूस का यूक्रेन पर एक और भयानक हमला। ये पूर्वी यूक्रेन का दोनेत्स्क इलाका है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 11 लोग मारे गए और 40 घायल हो गए, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। यह है ओडेसा में हुए हमले का मंजर। पूरे यूक्रेन में इस तरह के हमले बीते कुछ दिनों में बहुत बढ़ गए हैं। तब से जब से अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद रोक दी है और साथ ही खुफिया जानकारियां देना बंद कर दिया है। इस सब के बावजूद अमेरिका सऊदी अरब में होने वाली बातचीत को लेकर काफी पॉजिटिव है और उसने कहा है कि उसे लगता है कि ज़ेलेंस्की सीज फायर को लेकर आगे बढ़ने को तैयार हैं। ज़ेलेंस्की इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो सोमवार को मोहम्मद बिन सलमान से मिल रहे हैं। सीज फायर की शर्तों पर चर्चा के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत सीनियर अमेरिकी अधिकारी यूक्रेनी अधिकारियों से बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बातचीत अच्छी रहेगी। यूक्रेन के लोग इसे लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बातचीत में यूक्रेन के हितों का ख्याल रखा जाए। इस बातचीत से पहले फॉक्स न्यूज से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध को अनावश्यक बताया। क्या आप इसको लेकर सहज हैं कि आपके यूक्रेन को मदद रोकने से यूक्रेन टिक नहीं पाएगा? यूक्रेन वैसे भी नहीं टिकने वाला था और रूस को लेकर हमारी कुछ कमजोरियां हैं। इस युद्ध को नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ। अब हम इसमें फंस गए हैं। इससे पहले उन्होंने संकेत दिए थे कि यूक्रेन को अमेरिका खुफिया जानकारी के संबंध में वो कुछ ढील दे सकते हैं। हम वो सब कुछ करने को तैयार हैं जिससे यूक्रेन सीज फायर की दिशा में गंभीर हो सके। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई बहस के बाद से ही यूक्रेन और अमेरिका के संबंधों में तनाव है। ट्रंप ने यूरोप की भी तीखी आलोचना की थी। अमेरिका चाहता है कि यूरोप अमेरिका पर निर्भर ना रहे और अपने रक्षा खर्च को बढ़ाए। ब्रिटेन ने पहले ही अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने की बात कही है और ये भी कहा है कि यूक्रेन में वो अपनी सेना तैनात करने को तैयार है। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि और कौन से देश यूरोप में अपनी सेना भेजने को तैयार हैं। अमेरिका जानता है कि यूक्रेन फिलहाल बैकफुट पर है और अगर सीज फायर को लेकर आगे बढ़ना है तो उसे कुछ समझौते करने ही पड़ेंगे। बीबीसी संवाददाता थॉमस मैकगिल की रिपोर्ट। कनाडा के होने वाले नए प्रधानमंत्री ने कहा है कि कनाडा अमेरिका के खिलाफ ट्रेड वॉर जीत लेगा। सत्ताधारी लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को अपना नेता चुना है। वो आने वाले दिनों में जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। मार्क एक पूर्व बैंकर हैं। वो ब्रिटेन और कनाडा के केंद्रीय बैंकों के प्रमुख रह चुके हैं। अपने विक्ट्री स्पीच में उन्होंने वादा किया कि वो अमेरिका पर तब तक दबाव बनाते रहेंगे जब तक अमेरिकी कनाडा के लोगों को सम्मान नहीं देते। Donald Trump, as we know, has put, as the Prime Minister just said, unjustified tariffs. जैसे हमें पता है कि जो हम बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने मनमाना टैरिफ लगाया है। वो कनाडा के परिवारों, वर्कर्स और मजदूरों पर हमला कर रहे हैं और हम उन्हें सफल होने नहीं देंगे। मेरी सरकार एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक प्लान पर काम करने वाली है, जिसके तहत हम भरोसेमंद ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ नए रिश्ते बनाएंगे और हम अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित करेंगे। अमेरिका कनाडा नहीं है और कनाडा किसी भी तरह से कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के लिए कतर में इजरायली अधिकारी जल्द ही पहुंच सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व के लिए नियुक्त किए गए खास दूत स्टीव विटकॉफ भी इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं। संघर्ष विराम के पहले चरण की मियाद 10 दिन पहले ही खत्म हो चुकी है। तब दूसरे चरण की बातचीत को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। हमास पूरी तरह से जंग को खत्म करना चाहता है, वहीं इसराइल एक अस्थायी संघर्ष विराम के लिए जोर लगा रहा है ताकि हमास के कैद में मौजूद बाकी इसराइली बंधकों को रिहा करवाया जा सके।
एक अमेरिकी राजदूत ने हाल के दिनों में हमास के अधिकारियों से हुई सीधी बातचीत को काफी मददगार बताया। बहरहाल इसराइल ने हमास पर दबाव बनाने के लिए गजा से बिजली सप्लाई काट दी है। और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता योलान नेल। Collective punishment, and it is going to add to accusations that Israel is committing war crimes. इसराइल तो कह रहा है कि वो हमास पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये एक तरह की सजा है जो इसराइल पर लगते युद्ध अपराधों के आरोपों की फहरिस्त में जुड़ जाएगा। लेकिन इसराइल इसका कड़ा खंडन करता है। ठीक एक हफ्ते पहले इसराइल ने गजा में जा रही सारी मानवीय मदद रोक दी थी। इसमें अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर्स के लिए फ्यूल भी शामिल है। इस मदद के रुक जाने से गजा के बीच में मौजूद उस प्लांट पर असर पड़ेगा जिससे पीने का ताज़ा पानी मिलता था। उत्तर कोरियाई सरकार के लिए काम करने वाले हैकर्स ने रिकॉर्ड तोड़ $1.5 बिलियन के क्रिप्टो चोरी से सैकड़ों करोड़ डॉलर कमा लिए हैं। लेज़रस ग्रुप के इन अपराधियों ने पिछले महीने क्रिप्टो एक्सचेंज बाइबिट पर एक हैक में डिजिटल टोकन की बड़ी संख्या चुरा ली थी और तभी से वो कंपनी और क्रिप्टो फैंस की बड़ी संख्या के साथ चूहे बिल्ली के खेल में उलझे हुए हैं। ये लोग उन्हें कॉइन को कैश में बदलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेज़रस ग्रुप पर हैकिंग के जरिए उत्तर कोरिया के वेपन्स प्रोग्राम के लिए पैसा जुटाने के इल्जाम लगते रहे हैं। बीबीसी के साइबर संवाददाता जो टाइडी की रिपोर्ट देखिए। ये बाइबिट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के सीईओ और फाउंडर बेन जो हैं। वो एक ऐसी घोषणा करने जा रहे हैं जिससे करने से हर सीईओ डरता है। करीब 2 घंटे पहले बाइबिट को एक हैक का सामना करना पड़ा है। जहां तक मुझे ये जानकारी है, ये हमारी इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे बड़ा हैक है। शायद ये किसी भी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी है, जिसमें कुछ ही सेकंड में $1.5 अरब गायब हो गए और हैक के बाद शुरुआती घंटों में सारी उंगलियां एक ही तरफ उठी, उत्तर कोरिया की तरफ। इस गरीब देश में दुनिया की सबसे आधुनिक साइबर टीम है और इस पर बड़े बड़े साइबर हमलों के आरोप लगते हैं। उनके पास किसी भी तरह की कोई कामयाब इंडस्ट्री नहीं है, इसीलिए उन्होंने हैकिंग के लिए एक कामयाब इंडस्ट्री बना ली और उन्हें साइबर क्राइम के नेगेटिव असर की कोई परवाह नहीं है। ये लोग बीते करीब 15 साल से ये काम कर रहे हैं और इन सालों में वो अलग अलग तरह के अटैक में शामिल रहे हैं और इस पैसे का इस्तेमाल वो मिसाइल प्रोग्राम के लिए करते हैं। लेकिन बाइबिट में हैकिंग से जो चोरी हुई उसने पिछली सभी चोरियों को छोटा साबित कर दिया है। लेकिन ये फाइनेंशियल फ्रॉड किया कैसे गया? बाकी सभी क्रिप्टो एक्सचेंज की तरह बाइबिट में भी क्रिप्टो कॉइन बेचने के लिए तैयार रहते हैं और साथ ही उन्हें हॉट वॉलेट में स्वैप किया जा सकता है। जब हॉट वॉलेट में कम कॉइन होते हैं तब ज्यादा क्रिप्टो कॉइन बड़े रिजर्व पॉट से लिए जाते हैं। आमतौर पर ये काफी सुरक्षित डिजिटल वॉलेट होते हैं जो ऑफलाइन होते हैं और इसलिए हैकर से इन्हें काफी सेफ समझा जाता है। लेकिन साइबर क्रिमिनल को भी इनका पता था, इसलिए उन्होंने सेफ वॉलेट नामक उस कंपनी को निशाना बनाया जिसे बाइबिट अपने कोल्ड वॉलेट से कॉइन ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करती है। बाइबिट को सब कुछ सामान्य लग रहा था क्योंकि वो एथेरियम कॉइन को सामान्य जगह पर मेगा ट्रांसफर करने में लगे हुए थे। लेकिन हैकर ने सीक्रेटली वो एड्रेस बदल दिया जहां ये कॉइन भेजे जा रहे थे। सब कुछ वेरीफाई किया गया और सेंड का बटन दबा दिया गया। जब तक उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कॉइन क्रिमिनल के पास चले गए हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाइबिट ने इस चोरी की पुष्टि की है और ये भी जोर दिया है कि किसी भी ग्राहक को कोई पैसा नहीं गंवाना होगा। कंपनी का कहना है कि वो अब हैकर्स के खिलाफ जंग छेड़ रही है। वो उन लोगों को इनाम देने का ऐलान कर रहे हैं जो चोरी किए हुए पैसे का पता लगाने में मदद करेगा, क्योंकि हैकर्स इस बीच क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए इन्हें धन में बदलने में लगे हुए हैं। अब तक 20 वॉलंटियर को $40 लाख बतौर इनाम दिए गए हैं, लेकिन उनका मुकाबला चतुर दुश्मन से है। हमारे सामने बाइबिट है, एक्सचेंज है और ये फंड की चोरी को दर्शाता है। क्रिप्टो जांचकर्ता एलिप्टिक चोरी किए हुए पैसे को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि फंड को किस तरह अलग अलग ट्रांजैक्शन में बांटा जा रहा है। वो यहाँ मनी ट्रेल को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि फंड का पीछा करना और उन्हें जब्त करना मुश्किल हो जाए। ये अलग अलग दिशाओं में क्रिप्टो में विस्फोट की तरह है। वो जो कुछ भी यहाँ कर रहे हैं उसमें काफी कुशल हैं। क्रिप्टो करेंसी में शामिल सभी अवैध तत्वों की बात करें तो उत्तर कोरिया क्रिप्टो की लॉन्ड्रिंग में सबसे अच्छा है।
बीते कई सालों से अमेरिका और उसके सहयोगी देश उत्तर कोरिया पर साइबर क्राइम का इल्जाम लगाते रहे हैं। उत्तर कोरिया के कथित हैकरों के नाम और तस्वीरें साइबर मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर दी गई हैं, लेकिन जब तक कोई देश छोड़कर नहीं जाता तब तक गिरफ्तारी की संभावनाएं बहुत कम हैं। बीबीसी संवाददाता जो टाइडी की रिपोर्ट। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। WHO ने तो इसे एक वैश्विक संकट कहा है और इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की है कि इससे जुड़े ट्रीटमेंट्स इतने महंगे हैं कि ज़्यादातर आबादी तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। बीबीसी की पत्रकार एना मारिया रोरा और उनके पति सेबेस्टियन जीसस को आज से लगभग 8.5 साल पहले पता चला कि वो इनफर्टाइल हैं। एना ने IVF ट्रीटमेंट शुरू की पर असफल रहीं। इस सफ़र ने उन्हें अंदर से तोड़ा और फिर मजबूत भी किया। देखिए उनकी ये कहानी जो न जाने कितनी और महिलाओं की कहानी बयां करती है। मैंने और मेरे पति ने भी एक आदर्श परिवार का सपना देखा था, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि इस सपने के लिए हमें इतना कुछ सहना पड़ेगा। 8.5 साल पहले हमें हमारी इनफर्टिलिटी के बारे में पता चला। IVF, जो कि एक बहुत कॉमन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, उसकी मदद से हम प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। WHO के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में रिप्रोडक्टिव एज की 17.5% आबादी इनफर्टिलिटी से जूझ रही है। 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद गर्भ धारण करने में अक्षम लोगों को इनफर्टाइल कहा जाता है। मुझे इससे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए लंबे समय तक मैंने अपनी इनफर्टिलिटी के बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन चुप रहना मतलब समस्या को दबाए रखना। खुलकर बात करने से नीतियां बेहतर होंगी और इलाज को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। जैसे IVF के चौथे राउंड में मुझे 10 दिनों तक हार्मोन के इंजेक्शन लेने पड़े। मकसद था ज्यादा से ज्यादा एग्स बनाना ताकि फर्टिलिटी की संभावना बढ़े। इस बार हमारे पास 26 भ्रूण थे, लेकिन 5 दिनों के इंतजार और भ्रूण के विकास और जेनेटिक टेस्टिंग के बाद केवल एक स्वस्थ भ्रूण ही मेरे गर्भाशय में ट्रांसफर किया जा सका। अगर सब कुछ ठीक रहा और भ्रूण ठीक से इम्प्लांट हो गया तो मैं प्रेगनेंसी हार्मोन HCG प्रोड्यूस करने लगूंगी। लेकिन इसमें हम सफल रहें या नहीं, इसका पता 10 दिनों बाद मुझे होम प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद लगेगा। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से जुड़े हर देश के अपने कायदे कानून हैं। जैसे अर्जेंटीना में हर साल मरीज को 3 बार फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा मिलती है। मेरे देश एक्वाडोर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, और ब्रिटेन, जहां मैं रहती हूं, वहां लॉटरी तय करती है कि आपको कितनी बार सुविधाएं मिलेंगी। मुझे 1 बार मिली। ये ट्रीटमेंट इतनी महंगी है कि इसका खर्च बहुत कम लोग उठा सकते हैं। ये ट्रीटमेंट दुनिया की ज्यादातर आबादी की पहुंच से दूर है। इसके बावजूद लाखों लोग ट्रीटमेंट के लिए काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, वो भी तब जब इनका सक्सेस रेट काफी कम है, तकरीबन 22%। और एक बार फिर मैं उन 22% खुशकिस्मत लोगों में से एक नहीं बन पाई। मेरा होम प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया। ये एक बहुत बड़े धक्के जैसा है। सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। मैं कुछ दिनों के लिए बस अपने पति के साथ एक अंधेरे कमरे में रहना चाहती हूँ और किसी से बात नहीं करना चाहती। लेकिन आपसे मोहब्बत करने वाले लोग आपको एक बार फिर अंधेरे से खींच लाते हैं। इस सफर में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं जानती हूँ कि माँ बनने के और भी दूसरे तरीके हैं। मैंने गोद लेने के बारे में भी सोचा, पर वो भी एक बहुत लंबी और पेचीदा प्रक्रिया है। और फिर मैं अब इस सोच के साथ भी सहज हो चुकी हूँ कि शायद मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँ। मुझे नहीं पता ये कहानी कैसे खत्म होगी, लेकिन मैंने सीखा है कि इनफर्टिलिटी मेरे जीवन का बस एक हिस्सा है। BBC संवाददाता एना मारिया की रिपोर्ट। एना चाहती हैं कि माँ बनने के लिए इस मुश्किल सफ़र से गुजर रही हर महिला को उनकी कहानी से थोड़ी हिम्मत मिले। कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC प्रेरणा। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।